Hello. So our topic is competent host for transformation with recombinant DNA. देखो competent host सबसे पहले तो हेडिंग का मतलब भी समझो. competent host का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ऐसा होस्ट जिसके अंदर हम तुम्हारा जो वेक्टर है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इजीली उसका इंसर्शन कर पाए, इजीली उसको इंसर्ट कर पाए. तो ऐसे होस्ट को बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट. उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में. फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? यू ऑल नो अबाउट इट. अभी तो पता होना चाहिए, ठीक है ना. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो हमने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के साथ लिंक कराया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में उसका इंसर्शन कराने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. गॉट इट. तो एक इजी प्रोसेस ये बिल्कुल भी नहीं है. क्यों नहीं है? देखो ध्यान से देखना. यहाँ पे बता रखा है कि सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. हाइड्रो बोले तो वाटर, फिलिक बोले तो लविंग. तो डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसी वजह से इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन. क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, यू शुड नो अबाउट इट. सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक. क्योंकि उनके पास कैसी टेल होती है? हाइड्रोफोबिक टेल होती है. एंड देयर हेड इज हाइड्रोफिलिक. ठीक है ना. समझने की कोशिश करो. जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन में जो टेल होती है, टेल वाला पोर्शन वो अंदर की साइड होता है. कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, वाटर लविंग नहीं होता वो. और हेड होता है तुम्हारा हाइड्रोफिलिक. लेकिन डीएनए तुम्हारा हाइड्रोफिलिक है, तो ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन में से कैसे निकल के जाएगा? इट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिल्कुल डीएनए के लिए वो. ठीक है ना. तो सिंस डीएनए, याद रखना क्वेश्चन आ जाएगा, सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन. वाई? हमने बता दिया क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है. इसके जो एंड्स होते हैं, टेल होती है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड. अब प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डालना तो है, क्योंकि तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा. द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट. हमें पहले बैक्टीरियल सेल को क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा. कॉम्पिटेंट का मतलब है कि जिससे वो प्लाज्मिड को ईजिली अपने अंदर इंसर्ट करवा ले. हमको पहले होस्ट को कैसा बनाना पड़ेगा? होस्ट बोले तो बैक्टीरियल सेल को कैसा बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा टू टेक अप द डीएनए. गॉट इट. चलो आगे देखो. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ. इम्पॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इन योर एनसीईआरटी कि हमको उनको ट्रीट करना पड़ता है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाईवेलेंट कैटायन. डाईवेलेंट कैटायन का मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो? 2 हो. जैसे कि तुम्हारा कैल्शियम Ca+2. एक सेकेंड रुको ज़रा. जैसे कि तुम्हारा कैल्शियम Ca+2, ये कैसा है? डाईवेलेंट कैटायन है. तो ऐसी एक किसी भी कैटायन, डाईवेलेंट कैटायन के साथ हमको उनको ट्रीट करना पड़ता है, उनकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेनी पड़ती है. जिससे क्या होगा? इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स इनटू द होस्ट. होस्ट में जो डीएनए एंटर करेगा उसकी इफिशियंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है ना. तो डीएनए एंटर्स इनटू द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल. डीएनए कहाँ से एंटर करेगा? सेल वॉल में जो थोड़े मोड़े पोर्स हैं उनसे एंटर करेगा. गॉट इट. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स इनटू सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब यहाँ पर एक मेथड दे रखा है. देखो मेथड का नाम है तुम्हारा हीट एंड शॉक. हीट एंड शॉक. इसमें क्या करते हैं? एक साइड पे बर्फ़ रखेंगे तुम्हारा और एक साइड पे टेम्परेचर रखेंगे थोड़ा ज़्यादा. बर्फ़, हाई टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर. इसी तरह से हीट एंड शॉक मेथड से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस होस्ट के अंदर एंटर कराते हैं. बोले तो होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं फॉर पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए. गॉट इट. दोबारा से पढ़ते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स इनटू सच सेल्स. ऐसे सेल्स में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर करा सकते हैं. कैसे कराएंगे? by incubating the cell with recombinant DNA on ice. पहले क्या करो? आइस से उसकी ट्रीटिंग कराओ. देन उसको एकदम से फॉलोड बाय प्लेसिंग ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस. एकदम से तो कम टेम्परेचर है, एकदम से ज़्यादा टेम्परेचर पे ले आओ. इसी को बोलते हैं हीट शॉक मैकेनिज्म. फिर दोबारा से उसको आइस पर लेके जाओ. इससे क्या होगा? बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट करा लेगा ईजीली.
समझ गए? तो एक मेथड तुम्हारा यहाँ बता रखा है सिंपल भाषा में, हीट एंड शॉक मैकेनिज्म। नेक्स्ट और मेथड्स भी होते हैं कुछ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं पहले ही बता दूँ, बहुत बार पूछा गया है कि एनिमल्स के लिए माइक्रो इंजेक्शन यूज़ करते हैं कि प्लांट्स के लिए। देखो एनिमल्स के लिए करते हैं, प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, बायोलॉजिस्टिक या जीन गन यूज़ करते हैं। जीन गन, बायोलॉजिस्टिक गन में क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन के। एक बार पूरे पैरा को पढ़ते हैं और ढंग से समझते हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस्ड एलियन डीएनए इन होस्ट सेल। सिर्फ हीट एंड शॉक मैकेनिज्म ही एक अकेला ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम डीएनए को एंटर करा दें होस्ट सेल के अंदर। एक और भी मेथड होता है, कुछ और भी मेथड्स होते हैं इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। जैसे एक मेथड का नाम यहाँ पर बता रखा है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल है, उसकी निडल से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर डालते हैं। ये किस में यूज़ करते हैं हम, एनिमल्स में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट होता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल। यहाँ पर 2-3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। डायरेक्टली होता है, न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में होता है। क्वेश्चन बोल देगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, किस में, न्यूक्लियस में। किसमें, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। एक और इसको प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है ना। एक और मेथड होता है सुटेबल फॉर प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए सुटेबल होता है। उसमें क्या होता है, सेल्स आर बोम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल, यानी गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी से फेंकते हैं। उसको बोलते हैं तुम्हारा जीन गन। उस मेथड को क्या बोलते हैं, जीन या फिर तुम्हारा बायोलिस्टिक या फिर जीन गन, ये उस मेथड्स के नाम है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तुम्हें याद रहेगा, एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो बायोलॉजिस्टिक या फिर जीन गन था ये किसके लिए था, एनिमल के लिए था कि प्लांट के लिए था। तो इसको लर्न करने की एक सिंपल सी ट्रिक या सिंपल सा एक मेथड देखो। हम लोग ह्यूमंस में इंजेक्शन वाला कुछ होता है सिस्टम, होता तो एनिमल्स में भी है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, ह्यूमंस लोग को डॉक्टर इंजेक्शन देता है। तो ध्यान रखना, ह्यूमंस बोले तो एनिमल्स बोले तो माइक्रो इंजेक्शन, क्योंकि हमको इंजेक्शन से बड़ा ही डर लगता है कुछ ह्यूमन बीइंग को, है ना। तो फिर ये तुम्हारा माइक्रो इंजेक्शन इसमें आ गया। एंड ये याद रखेंगे तो जीन गन और बायोलॉजिस्टिक गन में हम कर सकते हैं कि दूसरा प्लांट्स के लिए ही होगा। तो इसमें क्या होगा, सुटेबल फॉर प्लांट, सेल आर बोम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल गोल्ड और टंगस्टन। बहुत बार पूछा गया है गोल्ड और टंगस्टन के बारे में। और इन्हीं गोल्ड और टंगस्टन पर क्या लगा होता है, तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डिजायर्ड डीएनए। इस मेथड को बोलते हैं बायोलिस्टिक या फिर जीन गन, ठीक है ना। एंड द लास्ट मेथड यूज डिसआर्म्ड। ऐसा देखो लास्ट मेथड है तुम्हारा, उसमें हम डिसआर्म्ड पैथोजन को यूज़ करते हैं। ऐसा पैथोजन जो वेक्टर को, हमारे डीएनए को तो इंसर्ट करा दे लेकिन कोई डिसीज कॉज ना करे, क्योंकि पैथोजन तो डिसीज कॉज करते हैं, ये डिसआर्म्ड है, यानी कि ये तुम्हारा डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा। विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट। जैसे ही वो इन्फेक्ट करने की सोचता है सेल को, वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है बिकॉज इट वॉज डिसआर्म्ड, लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करा देता है इनटू द होस्ट, ठीक है ना। तो कैसे हम एक होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, कैसे उस होस्ट के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल सकते हैं, कुछ प्रोसेस थे। कौन कौन से प्रोसेस पढ़े हमने, माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा एनिमल्स के लिए, जीन गन बायोलिस्टिक गन पढ़ा हमने प्लांट्स के लिए, और कॉमन मेथड पढ़ा एक हमने हीट एंड शॉक का, और हमने एक पढ़ा है तुम्हारा डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन, हीट एंड शॉक कॉमन मेथड थे, माइक्रो इंजेक्शन स्पेसिफिकली एनिमल के लिए थे, और जीन गन या बायोलिस्टिक जीन गन ये इसमें गोल्ड टंगस्टन का यूज़ होता है, ये स्पेसिफिकली तुम्हारे प्लांट्स के लिए थे। In the next lecture we are going to cover about process of recombinant DNA technology। एक बार PYQ में क्या हुआ था कि इनके सीरीज के बारे में पूछ लिया था। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ पढ़ के आना कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहले आइसोलेशन, ये पॉइंट्स तुम्हारे, ये पूरा PYQ का पोर्शन है, ये वाला कहाँ से, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये स्टेप्स ही पूछ लिए थे एक बार, ठीक है ना। तो रिमेनिंग वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।